चलिए दोस्तों, तो शुरू करते हैं हम लोग। बेसिकली हम लोग GS 365 में पॉलिटी को डील कर रहे हैं। जैसा कि आपको पता होगा, तो हम लोगों ने बहुत सारे इंपॉर्टेंट चैप्टर्स जो हैं वो आपके डील कर लिए हैं। जैसे कि मेकिंग ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को हम लोगों ने डील किया है। इसके बाद हम लोगों ने सेलियंट फीचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के हम लोगों ने 2 पार्ट प्रोवाइड किए थे। फिर प्रियम्बल को हम लोगों ने डिस्कस किया था बहुत ही डिटेल में। तो आज हम एक बेसिकली जो है हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट 2, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जिससे आपको क्वेश्चंस देखने के लिए आमतौर पर मिल जाते हैं, वो आज हम डील करने जा रहे होंगे। तो द नेम ऑफ दैट चैप्टर इज बेसिकली योर सिटीजनशिप। ठीक है, तो आज हम सिटीजनशिप को डील करेंगे। ये भी आपका 2 लेक्चर में आएगा, यानी 2 पार्ट्स में आएगा। आज हम बेसिक्स पूरा डील करेंगे सिटीजनशिप से रिगार्डिंग में। उसके बाद फिर हम लोग इसके जो भी कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल्स हैं वो सारे आर्टिकल्स हम लोग डील कर लेंगे। जैसा कि आपको पता होगा, सबसे पहले तो बेसिक बातें, जैसा कि आपको पता होगा कि ये जो है वो पार्ट 2 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंतर्गत आता है। और आपको आर्टिकल्स भी पता होंगे कि दैट ये आपका आर्टिकल 5 to 11 में कवर होता है। तो ये कुछ बेसिक बातें हैं, बट जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ आ जाती है जो हम बेसिकली यहाँ डिस्कस करने जा रहे होंगे, वो ये है कि जैसे कि अगर हम बात करते हैं, तो सबसे पहले हम बात करते हैं रेसिडेंट्स के बारे में। सबसे पहले हमें समझना होगा दैट इज रेसिडेंट इन इंडिया। ठीक है, अब आप बताइए कि रेसिडेंस हम किसे कहते हैं। टू होम डू वी कॉल रेसिडेंट्स? हम रेसिडेंट्स किसे कहते हैं? तो रेसिडेंट्स बेसिकली किसी भी जगह के रेसिडेंट्स हम उन व्यक्तियों को कहते हैं जो बेसिकली आपके उस जगह पे रह रहे हैं, तो उसे हम रेसिडेंट्स कहते हैं। तो अगर किसी भी कंट्री में, किसी भी प्लेस में कोई रिसाइड कर रहा है, एनी पर्सन हु इज रिसाइडिंग इन एनी प्लेस और एनी कंट्री कैन बी कैटेगराइज्ड एज इनटू 2 कैटेगरीज। हम उसे 2 कैटेगरी में कैटेगराइज कर सकते हैं। पहला तो ये हो सकता है कि वो उस देश के सिटीजन हो। फर्स्ट हो सकता है कि वो उस देश के क्या हो, सिटीजन्स हो। दूसरा ये हो सकता है कि वो उस देश के लिए क्या हो, फॉरेनर्स हो। ठीक है, देयर आर 2 काइंड्स ऑफ पीपल who can be residing in any place or any country. The first one is your citizens and another is the foreigners. या तो सिटीजन्स किसी कंट्री में रिसाइड करते हैं या फिर फॉरेनर्स भी कुछ समय के लिए रिसाइड डेफिनेटली करते हैं। अब फॉरेनर्स में भी बेसिकली 2 कैटेगरी हो जाते हैं कि अब वो जो फॉरेनर्स हैं वो कहाँ के हैं। लेट्स से वो किसी देश के, जैसे इंडिया की अगर बात करें, तो इंडिया के फ्रेंडली नेशन या फ्रेंडली कंट्री के फॉरेनर हैं, या फिर एनिमी कंट्री के फॉरेनर हैं। एनिमी कंट्री के हैं। अब आपको समझना होगा कि हम बेसिकली फ्रेंडली कंट्री किसे कहते हैं और हम एनिमी कंट्री किसे कहते हैं। एवरी नेशन, जो भी आप आज देश देख रहे हैं, वो एवरी नेशन जो है वो हमारे क्या है, फ्रेंडली नेशन है। कोई भी ऐसा हमारा एनिमी नेशन नहीं है। जैसे कि अगर बात करें हम पाकिस्तान की, हम बात करें चाइना की, दे आर आवर फ्रेंडली नेशंस। अगर हम एनिमी की बात करते हैं, तो एनिमी का कॉन्सेप्ट तब आता है जब कोई भी कंट्री, इफ एनी कंट्री वॉर डिक्लेयर कर देता है। किसी कंट्री के ऊपर अगर वॉर डिक्लेयर कर दे तो वो कंट्री उस समय के लिए एनिमी कंट्री हो जाता है। यानी कि एनिमी कंट्री जो है वो कोई परमानेंट कॉन्सेप्ट नहीं है, ये सिर्फ कुछ समय के लिए होता है। जब हम किसी के साथ वॉर में एंगेज्ड हैं तो उस समय के लिए वो कंट्री हमारी एनिमी कंट्री हो जाती है। अब ये वॉर डिक्लेयर कौन करता है, आपको पता होना चाहिए। आगे हम ऐसे डील करेंगे कि प्रेसिडेंट हमारे कंट्री में जो है वो वॉर डिक्लेयर करते हैं। तो आपको ये बात समझ आ गई होगी कि रेसिडेंट्स इन इंडिया 2 प्रकार के होते हैं। पहले आपके सिटीजन्स, दूसरे फॉरेनर्स। सिटीजन्स कौन होते हैं वो तो हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले हम फॉरेनर्स को देख लेते हैं कि फॉरेनर्स 2 प्रकार के हो सकते हैं, एक फ्रेंडली कंट्री, एक एनिमी कंट्री। जब एनिमी कंट्री का एग्जिस्टेंस तब आता है जब वॉर होता है। उस समय अगर वॉर जिस कंट्री के साथ हो रहा है, उसके अगर कोई भी मेंबर्स या फिर कोई भी सिटीजन्स अगर यहाँ रह रहे हैं, तो हम कहेंगे कि ही इज अ फॉरेनर ऑफ एनिमी कंट्री। और आमतौर पे जो भी हमारे कंट्री में रिसाइड कर रहे हैं, चाहे वो अमेरिका से हो, रशिया से हो, कहीं से भी हो, वो बेसिकली आपके फ्रेंडली कंट्री के फॉरेनर्स हो जाते हैं। अब हम बात करेंगे बेसिकली कि आखिर सिटीजन्स कौन होता है, हु इज सिटीजन्स।
तो सिटीजन्स बेसिकली कोई भी ऐसा इंडिविजुअल हो सकता है, एक इंडिविजुअल होता है जो कि एंजॉय करता है क्या, हु एंजॉयज फुल मेंबरशिप ऑफ अ कंट्री। अब फुल मेंबरशिप के मतलब क्या है, जैसे अगर कोई भी लेट से ओटीटी प्लेटफॉर्म है, अगर आपने उसकी मेंबरशिप सब्सक्रिप्शन लिया है तो आप उसके लेट से फुल मॉड्यूल्स होते हैं तो वहां पर आपको फुल मेंबरशिप मिलती है, यानी कि जो भी बेनिफिट्स, जो भी वहां पर शोज या कुछ भी आ रहे हैं तो उस सभी का बेनिफिट आप ले सकते हैं वहां पर। यानी किसी भी तरह के जो भी बेनिफिट्स आपको वहां पर दिए जाते हैं वो सारे बेनिफिट आप उस ओटीटी प्लेटफॉर्म जिसका भी आपने मेंबरशिप ले रखा है उसके आपको बेनिफिट्स मिलते हैं। उसी प्रकार से अगर कोई भी कंट्री लेट से इंडिया का कोई अगर सिटीजन है तो उसके पास उस देश की फुल मेंबरशिप है, यानी कि उस कंट्री में जो भी राइट्स अवेलेबल हैं वो उनको अवेलेबल होंगे, राइट्स जो हैं वो अवेलेबल होंगे। तो सवाल यहाँ ये उठता है कि क्या जो राइट्स हैं वो सिर्फ सिटीजन्स को ही मिलते हैं, क्या कोई फॉरेनर है तो उसे राइट्स नहीं मिलेगा? राइट्स जो होते हैं वो सभी के लिए अवेलेबल होते हैं, यानी कि राइट्स आर अवेलेबल टू सिटीजन्स एंड फॉरेनर्स बोथ। राइट्स जो हैं वो सिटीजन्स और फॉरेनर्स दोनों के लिए होते हैं। लेट्स से अगर कोई ओटीटी प्लेटफॉर्म है, अगर आपने उसकी मेंबरशिप ली है तो आपको बेनिफिट मिलता है, बट अगर हम बात करते हैं कि अगर कोई भी मेंबर है जो उसका मेंबरशिप नहीं लेता उसे भी वो बेनिफिट्स मिलते हैं, बट डिफरेंस कहाँ आता है? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन टेकिंग मेंबरशिप एंड नॉन टेकिंग मेंबरशिप? तो आपको पता होगा कि कुछ ऐसे मॉड्यूल्स होते हैं किसी भी ओटीटी प्लेटफॉर्म पे, वहां पर वो सिर्फ पेड मेंबरशिप के लिए ही होते हैं, यानी कि अगर आपको उसका एक्सेस चाहिए तो आपको उसका पेड सब्सक्रिप्शन लेना होगा, और फ्री एक्सेस जो भी चीजें के हैं वो फ्री एक्सेस तो आपको ऐसे भी मिलते हैं। यानी कि लेट से अगर 100 वीडियोस आर बीइंग अवेलेबल ऑन दैट प्लेटफॉर्म तो उसमें से 15 to 20 मान लेते हैं फ्री है, तो वो सभी को मिलेंगे। बट अगर जब आप सब्सक्रिप्शन ले लेते हैं तो जो बाकी आपके 80-85 वीडियोस हैं वो वीडियोस का एक्सेस भी आपको मिल जाता है, यानी कि कुछ ऐसे होंगे जो सिर्फ पेड मेंबर्स को मिलेंगे और फ्री वाले को नहीं मिलेंगे। अगर आप पेड मेंबर हैं तो आपको पूरे 100 वीडियोस का एक्सेस मिल रहा है, यानी कि फ्री वाला भी मिल रहा है और पेड वाला भी मिल रहा है। अगर आप फ्री में हैं तो आपको सिर्फ फ्री मिलेगा। सेम यहाँ भी होता है। यहाँ अगर हम राइट्स की बात करते हैं तो फॉरेनर्स को राइट्स मिलते हैं, डेट्स क्लियर कि फॉरेनर्स को राइट मिलेंगे, बट सिटीजन्स को क्या मिलते हैं? एक्स्ट्रा राइट्स मिलते हैं, यानी कि ऐसे कुछ राइट्स हैं जो फॉरेनर्स को नहीं मिलेंगे, सिर्फ उनको मिलेगा जो यहाँ की फुल मेंबरशिप रखते हैं, यानी कि इस कंट्री के क्या है? सिटीजन है, तो उन मेंबर्स को यहाँ पर वो बेनिफिट्स मिलते हैं। तो ऐसे कौन से आर्टिकल्स हैं जो आपको बीइंग अ सिटीजन ऑफ दिस कंट्री आपको दिए जाते हैं? तो ऐसे आर्टिकल्स हो जाते हैं जैसे आर्टिकल नंबर 15, 16, 19, 29, 30, यहाँ तक कि 326 दैट इज राइट टू वोट, ये फंडामेंटल राइट के बाहर आते हैं। इस तरह के जो हैं वो मिलते हैं। अब ये क्या क्या होते हैं इन सभी पे हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे फंडामेंटल राइट्स में। जब हम डिस्कस कर रहे होंगे फंडामेंटल राइट्स जो कि आपका नेक्स्ट चैप्टर है वहां पर हम इसको डिस्कस करेंगे। सिर्फ आपको यहाँ पर यही चीज पता होनी चाहिए कि कुछ ऐसे राइट्स हैं जो, अब ये राइट्स जो हैं वो फॉरेनर्स के पास नहीं है, यानी किसी भी फॉरेनर के पास ये राइट्स नहीं होंगे। लेट्स से 19 में आपके पास फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है, आपके पास 19 के अंतर्गत ही आपको फ्रीडम ऑफ प्रोफेशन है, आपके पास 19 के अंतर्गत ही आपके पास किसी भी तरह का प्रोफेशन करने का, किसी भी जगह पर रिसाइड करने का आपके पास राइट है। बट ऑल्दो इसमें कुछ रिस्ट्रिक्शंस होते हैं, वो हम लोग बाद में फंडामेंटल राइट वाले में डिस्कस कर लेंगे, लेकिन वो चीज फॉरेनर्स के पास अवेलेबल नहीं है। लेकिन अगर हम बात करते हैं बाकी आर्टिकल जैसे कि 14 हो गया, जैसे कि आपका 17 हो गया, 17 अनटचेबिलिटी, तो ये जो है वो फॉरेनर्स को भी अवेलेबल है, साथ साथ आपके सिटीजन्स को तो है ही। यहाँ तक कि आप बात करें 20, 21, 18, ये सारे जितने भी आर्टिकल्स हैं ये सभी के पास अवेलेबल है। आपको भी ये राइट्स दिए गए हैं, दूसरों के भी पास वो राइट्स हैं। तो यानी कि ये सारे जो राइट्स होंगे वो सिटीजन्स के साथ साथ फॉरेनर्स होंगे, लेकिन ये कुछ एक्सक्लूसिव राइट्स हैं जो आपको मेंबरशिप लेने की वजह से आपको मिल रहे हैं। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब इसके बाद हम आ जाते हैं आगे। तो अब हम बात करते हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में। देखिए इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जैसा कि हम लोगों ने बात किया
कि सर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में हम अगर देखते हैं तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 2 में यानी आर्टिकल नंबर 5 to 11 के अंतर्गत जो है हमारा वो इंडियन सिटीजनशिप की बात होती है, ठीक है। बट अगर आप देखेंगे तो आप ये देखने के लिए आपको मिलेगा कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं भी किसी भी प्रकार का डिटेल्ड प्रोविजन नहीं मिलता है। क्या नहीं मिलता आपको? डिटेल्ड प्रोविजन नहीं मिलता है, कि उसमें चीजें थोड़ी सी वेग टाइप से दी गई, यानी कि उसमें सिर्फ ये डिस्क्राइब कर दिया कि किस क्लासेस, कौन से पीपल हैं जिन्हें सिटीजनशिप मिलेगा 26 जनवरी 1950 के टाइम पर, या फिर थोड़े बहुत चीजें वहां पर डिस्कस की गई हैं, लेकिन एग्जैक्ट जो पूरा प्रोसीजर है, लेट्स से अगर कोई पर्सन है उसे किस तरह से अगर इंडियन सिटीजनशिप चाहिए तो वो क्या कर सकता है, आखिर इंडियन सिटीजनशिप को किस तरह से एक्वायर किया जा सकता है, या फिर क्या क्या प्रोसीजर्स हैं जिसकी मदद से कि कोई भी डिनाउंस कर सकता है, ये सारी चीजें आपको कॉन्स्टिट्यूशन में देखने के लिए नहीं मिलती है। तो इसका डिस्कशन भी हम लोगों ने किया था जब हम रिटन कॉन्स्टिट्यूशन की बात कर रहे थे, तब जब हम लोग डिस्कस कर रहे थे रिटन कॉन्स्टिट्यूशन वर्सेस इनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन, अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन, तो वहां पर हम लोगों ने डिस्कस किया कि सर जब हम रिटन कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं तो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन का अर्थ ये नहीं होता कि चीजें लिखी हुई हैं और अनरिटन में नहीं लिखी होती है। रिटन कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब होता है कि जो भी चीजें हैं वो कोडिफाइड है। कोडिफाइड इन व्हाट? सिंगल डॉक्यूमेंट। सिंगल डॉक्यूमेंट में चीजें क्या होंगी? कोडिफाइड होंगी। तो जैसे कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो उसमें चीजें जो हैं लॉज हैं कोडिफाइड हैं, लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारे लॉज होंगे जो इसको सब्सटेंशिएट करेंगे। सारी चीजें जो हैं किसी भी कंट्री को रन करने के लिए जितने भी लॉज रिक्वायर्ड होते हैं वो सारे लॉज एक डॉक्यूमेंट में नहीं आ सकते। ऑल्दो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन इज द लेंथीएस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द वर्ल्ड, फिर भी यहाँ पर बहुत सारी चीजें नहीं है। तो इसीलिए इसके अलावा इसको सब्सटेंशिएट करने के लिए बहुत सारे लॉज, बहुत सारे एक्ट्स हैं जो इन चीज को सब्सटेंशिएट करते हैं। तो सवाल यहाँ ये उठ जाता है कि जब हम इंडियन सिटीजनशिप की बात करते हैं तो इंडियन सिटीजनशिप के डिटेल्ड प्रोविजंस कहाँ दिए गए? तो जो डिटेल्ड प्रोविजंस हैं वो दिए गए हैं इंडियन सिटीजनशिप एक्ट 1955 में। लेकिन क्या यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन से उसका कोई एग्जिस्टेंस है? क्योंकि लॉ का एग्जिस्टेंस तो कॉन्स्टिट्यूशन से होना चाहिए। तो द आंसर इज यस। आप अगर आर्टिकल 11 को पढ़ते हैं तो आर्टिकल 11 में ये पावर दी गई है पार्लियामेंट के ऊपर, यानी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने सिर्फ यहाँ पर ये छोड़ दिया है कि ये पावर हम पार्लियामेंट को प्रोवाइड करते हैं कि वो लॉज बनाए। लॉज रिगार्डिंग व्हाट? लॉज रिगार्डिंग द सिटीजनशिप, यानी कि लॉज ऑन सिटीजनशिप। सिटीजनशिप के ऊपर जो लॉज हैं उन्हें बनाने का अधिकार किसे दिया गया है? पार्लियामेंट को दिया गया है। यानी पार्लियामेंट हैज बीन गिवन द पावर टू मेक लॉज रिगार्डिंग द सिटीजनशिप, और ये कहाँ दिया गया है? आर्टिकल नंबर 11। आर्टिकल नंबर 11 जब आप पढ़ते हैं तो वहां पर आपको देखने के लिए मिलेगा कि पावर्स दी गई हैं। तो यहीं पर फिर इन पावर्स का इस्तेमाल करते हुए जो इंडियन पार्लियामेंट है उसने इंडियन सिटीजनशिप एक्ट 1955 को इंट्रोड्यूस किया। इसके अंतर्गत आपको देखने के लिए मिलेगा, जिसकी हम बात कर रहे थे, एक्विजिशन साथ साथ टर्मिनेशन। यानी कि यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलेगा एक्विजिशन के साथ साथ टर्मिनेशन, यानी कि किस तरह से आपको इंडियन सिटीजनशिप मिल सकती है और किस तरह से आपको जो है वो इंडियन सिटीजनशिप टर्मिनेट हो सकती है। अगर हम इंडियन प्रोस्पेक्टिव में बात करें तो आपको पता होना चाहिए कि अगर आप इंडियन कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे हैं तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आपको सिर्फ सिंगल सिटीजनशिप वैलिडेट करता है। ड्यूअल सिटीजनशिप को यह क्या करता है? प्रोहिबिट करता है। यानी यहाँ पर इंडियन सिटीजनशिप के लिए आपको सिर्फ सिंगल की ही है, ड्यूअल नहीं है। यानी किसी भी कंडीशन में आपके पास ड्यूअल सिटीजनशिप नहीं होनी चाहिए। अब ये क्या है ड्यूअल सिटीजनशिप? ये सारा कॉन्सेप्ट हम वन बाय वन करके इसे देखेंगे, ठीक है। अब सवाल उठ जाता है, हमें थोड़ा सा यहाँ पर देखने की जरूरत है कि जब हम बात कर रहे हैं यहाँ पर, तो हम पहले बात कर लेते हैं हाउ टू एक्वायर इंडियन सिटीजनशिप। किस तरह से इंडियन सिटीजनशिप को एक्वायर करना होता है। तो इसका आपको पता होगा, बी फॉर बर्थ, आर फॉर रजिस्ट्रेशन, ए फॉर
एक्विजिशन और एक्वायर, N फॉर नेचुरलाइजेशन, D फॉर डिसेंट। अब ये वन बाय वन करके हम जब देखेंगे तो आपको क्लैरिटी मिलेगी। इसमें देखिए, जब हम इंडियन सिटीजनशिप की बात करते हैं तो हमारे कंट्री में यानी इंडिया में हम दो लॉ को प्रेफर करते हैं। द वन लॉ इज जस्ट सोली, अनदर इज जस्ट सैंग्विन। अब क्या है, तो जस्ट सोली यानी कि लॉ ऑफ सॉइल और जस्ट सैंग्विन यानी कि लॉ ऑफ ब्लड। ये क्या होता है समझते हैं। लॉ ऑफ सॉइल का मतलब होता है कि अगर आप किसी भी कंट्री के अगर टेरिटरी में आपका बर्थ हो जाता है तो इररेस्पेक्टिव ऑफ किसी के भी सन हो, आप उस कंट्री के क्या हो जाते हैं, सिटीजन हो जाते हैं। जैसे कि यूएस में, अगर यूएस में आपका बर्थ होता है तो वहां पर जस्ट सोली कॉन्सेप्ट के अनुसार, लॉ ऑफ सॉइल के अनुसार आप तो यूएस के सिटीजन बन जाते हैं। लॉ ऑफ ब्लड ये होता है कि अगर आप किसी कंट्री के सिटीजन के सन डॉटर हैं तो आप बाय ब्लड वहां कहीं भी आपका इररेस्पेक्टिव आपका कहीं भी जन्म हुआ हो, आप वहां के सिटीजनशिप बाय ब्लड बन जाते हैं। लेकिन इंडिया में आपको देखने के लिए मिलेगा कि ये दोनों का कॉम्बिनेशन चलता है विद सर्टेन कंडीशंस। अगर आप बाय बर्थ में देखेंगे तो बाय बर्थ आपका ब्लड और सॉइल दोनों होता है। बाकी अगर आप ये सारे देखते हैं तो ये सारा सॉइल के ऊपर है, डिसेंट जो है वो ब्लड के ऊपर है, रजिस्ट्रेशन आपका सॉइल पे है। ये कैसे है हम लोग वन बाय वन करके इसे देखेंगे, ठीक है। तो पहला हम लोग डिस्कस कर लेते हैं बाय बर्थ। थोड़े से डेट्स हैं, इंपॉर्टेंट डेट्स होंगे, वो सारे डेट्स आपको पता होने चाहिए बिकॉज डेट्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो हम लोग वन बाय वन करके डेट्स भी देखेंगे और समझेंगे कि सिटीजनशिप बाय बर्थ इंडिया में किस तरह से मिलते हैं। तो एक टेबल है, इसे आप साथ साथ ड्रॉ कर सकते हैं। जैसे कि कुछ डेट्स हैं जो इंपॉर्टेंट डेट्स होंगे, 4 डेट्स ही हैं जो आपको ध्यान रखने हैं। एक तो 26 जनवरी तो सबको पता होता है, तो पहला जो डेट है वो है 1 जुलाई 1987, ये आपको याद रखना है। इसके अलावा आपको याद रखना है 1 जुलाई 1987 एक डेट हो गया। उसके अलावा आपको याद रखना है 3 दिसंबर 2004। इसके बाद फिर एक 10 दिसंबर वाला भी आएगा, वो हम आगे देख लेंगे। अब थोड़ा इसे समझते हैं ये क्या है। देखिए ये है हमारा फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। देखिए अगर आपका जन्म हम लोगों ने बात किया कि 5 वेज के थ्रू आपका हो सकता है। अगर आपका जन्म 26 जनवरी 1950 से पहले या इसके बाद लेकिन 1 जुलाई 1987 के बीच में अगर हुआ है, इस केस में इररेस्पेक्टिव ऑफ योर पेरेंट्स, आपके पेरेंट्स कहीं के भी हो, दैट डजंट मैटर, आप इंडिया के सिटीजन होंगे। अगर आपका इस और इस डेट के बीच में हुआ है या इससे पहले हुआ है तो इररेस्पेक्टिव ऑफ योर पेरेंट्स आप होंगे। तो यहां पर आपका देखेंगे कौन सा लॉ चल रहा है, लॉ ऑफ सॉइल, जस्ट सोली, यानी आपने इंडिया में सिर्फ बाय बर्थ किया, आपको मिल गया। यहां पर फिर अगर हम बात करते हैं इसके बाद, यानी अगर आपका लेट से 1 जुलाई को बर्थ हुआ, 1 जुलाई 1987 को, ठीक है, या इसके बाद हुआ लेकिन 3 दिसंबर 2004 से पहले हुआ, तो इस केस में क्या होना चाहिए, आइदर ऑफ योर पेरेंट्स, यानी कि आपके दो पेरेंट्स में से फादर या मदर दोनों में से कोई भी एक क्या होने चाहिए, सिटीजन होने चाहिए, इंडिया के सिटीजन होने चाहिए जिस समय आपका बर्थ हुआ था इंडिया में। तो इस केस में आप देखेंगे कि आप इंडियन सिटीजन होंगे। फिर आता है थर्ड केस, यानी अगर आप देखें तो लेवल ऑफ, यहाँ पर आप देखेंगे ये बहुत इजी था, वेरी इजी, यानी आप, और यहाँ पे फिर आप देखेंगे धीरे धीरे टफ होता जाएगा, ये थोड़ा टफ होगा, ये और भी ज्यादा टफ होता चला जाएगा। अगर आपका 3 दिसंबर 2004 को हुआ है या इसके बाद, यानी अब कहीं हुआ है, तो इस केस में आपके दोनों ही पेरेंट्स क्या होने चाहिए, इंडियन होने चाहिए, या अगर एक है इंडियन तो दूसरे इलीगल माइग्रेंट नहीं होने चाहिए। इलीगल माइग्रेंट किसे कहते हैं, इलीगल माइग्रेंट हम उनसे कहते हैं, उस फॉरेनर को कहते हैं जो विदाउट वैलिड डॉक्यूमेंट्स इंडिया में आया है, या फिर
इंडिया में आया था जिस समय, उस समय उसके पास वैलिड डॉक्यूमेंट्स थे, बट अब उसकी वैलिडिटी खत्म हो चुकी है, तो उस केस में हम उसे इलीगल माइग्रेंट कहेंगे। तो आप इस चीज को समझें पहले बहुत अच्छे तरीके से, कि सबसे पहले केस में तो आपको यह समझना है कि अगर आपका जन्म 26 जनवरी 1950 से पहले या इस दिन या इसके बाद 1 जुलाई 1987 तक हुआ है, तो इस समय पे अगर सिर्फ आपका इंडिया में सिर्फ जन्म भी हो गया, तो आप यहाँ के इंडियन सिटीजन बाय बर्थ हो जाएंगे। आपके पेरेंट्स कोई भी हो, अमेरिकन हो, रशियन हो, उससे कोई मैटर नहीं करता। लेकिन अगर आपका जन्म 1 जुलाई 1987 को हुआ है या इसके बाद 3 दिसंबर 2004 से पहले हुआ है, तो इस केस में कोई भी एक, यानी आपके या तो फादर या मदर, दोनों में से कोई भी एक जो है वो इंडियन सिटीजन होने चाहिए। कोई भी एक होंगे चलेगा। लेकिन 2004 को अगर 3 दिसंबर को या उसके बाद आपका बर्थ हुआ है, तो उस केस में या तो आपके दोनों ही पेरेंट्स इंडियन सिटीजन हो या फिर कोई एक हो, तो दूसरा इलीगल माइग्रेंट नहीं होना चाहिए। इस केस में आपको इंडियन सिटीजनशिप बाय बर्थ मिल जाएगी। ठीक है, ये हुआ पूरा कॉन्सेप्ट हमारा बाय बर्थ का। अब हम बात कर लेते हैं इंडियन सिटीजनशिप बाय डिसेंट। अब डिसेंट का हम बात कर लेते हैं। डिसेंट का केस कब होता है? जब आपका बर्थ जो है वो इंडिया के बाहर हुआ है, क्योंकि अगर इंडिया में हुआ है तो ऊपर वाले कंडीशन में अप्लाई करेंगे। अगर ऊपर वाले इस कंडीशन में, इसमें आपका जो बर्थ होता है वो कहाँ हुआ है? इंडिया में हुआ है। ठीक है, अब मान लेते हैं कि इंडिया में हुआ है, अगर आपके एक भी पेरेंट्स नहीं है तो फिर रजिस्ट्रेशन वाला कॉन्सेप्ट आ जाता है, वो हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। अब मान लेते हैं कि आपके फादर या मदर या दोनों इंडियन सिटीजन तो हैं, बट आपका बर्थ जो है वो भारत के बाहर हुआ है, तो इस केस में क्या होता है? तो इसमें भी फिर से वही 3 कंडीशंस आपके बनेंगे। 26 जनवरी आपको डेट पता ही है, एक डेट यहाँ पर एक्स्ट्रा आया 10 दिसंबर, 10 दिसंबर 1992, फिर आपका आएगा 10 दिसंबर 1992, फिर आपका वही सेम डेट यहाँ पर है 3 दिसंबर 2004, और फिर यहाँ पर भी 3 दिसंबर 2004। तो यहाँ पर आपको सिर्फ 4 डेट्स याद रखने हैं, हो जाएगा आपका काम। सेकंड, अब इस केस में क्या होगा? ऊपर से ही स्टार्ट होगा वेरी टफ, फिर धीरे धीरे क्या होता चला जाएगा? इजी होता चला जाएगा। अब इस केस में क्या है? मान लेते हैं कि आपका जन्म 26 जनवरी 1950 से पहले या उसके बाद या उस दिन, और 10 दिसंबर 1992 से पहले हुआ है कहीं भारत के बाहर, इंडिया के आउटसाइड, यानी अमेरिका में हुआ है लेट्स से। इस केस में अगर आपके फादर इंडिया के थे, यानी फादर ओनली, यानी मदर अगर इंडियन है तो डजंट मैटर, आपके फादर ही होने चाहिए। अगर फादर इंडियन है तभी आपको इंडियन सिटीजन बाय बर्थ यानी बाय डिसेंट माना जाएगा, नहीं तो नहीं माना जाएगा। लेकिन अगर आप 10 दिसंबर 1992 को या उसके बाद हुए हैं, तो यहाँ पर आपके फादर या मदर दोनों में से कोई भी अगर इंडियन सिटीजन है, तो इस केस में आप इंडियन सिटीजन बाय डिसेंट माने जाएंगे। ठीक है, लेकिन अगर 3 दिसंबर 2004 को हैं, तो इस केस में आप देखेंगे कि फादर या मदर दोनों में से कोई भी है चलेगा, लेकिन इसके साथ एक अंडरटेकिंग देनी होगी। अब क्या अंडरटेकिंग देनी होगी? अंडरटेकिंग ये देनी होगी कि आप जब, यानी कि जो आपके माइनर, यानी जो आपके, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ आपको, जो भी आपके माइनर हैं जिनका आप इंडियन सिटीजनशिप बाय डिसेंट दे रहे हैं, वो किसी भी कंट्री का पासपोर्ट नहीं रखते, यानी दूसरे किसी भी कंट्री का पासपोर्ट नहीं रखते हैं, और उन्हें आपको बाय जिस दिन बर्थ हुआ है उसके 1 साल के अंदर इंडियन काउंसलेट में उन्हें रजिस्टर कराना होगा। थोड़ा इसको समझते हैं। देखिए, ऊपर वाले तो बहुत ही क्लियर है, 26 जनवरी 1950 को या उससे पहले अगर आपका हुआ है, या 10 दिसंबर 1992 के बीच में हुआ है, तो उस केस में अगर आपके फादर इंडियन सिटीजन है, आपका जन्म कहीं भी हुआ हो, आप इंडियन सिटीजन बाय डिसेंट होंगे। लेकिन अगर आप 10 दिसंबर को हुआ है 1992 को और उसके बाद 2004 से पहले 3 दिसंबर से, तो उस केस में आपके फादर या मदर दोनों होंगे चलेगा। लेकिन अगर आपका जन्म 3 दिसंबर 2004 के बाद हुआ है या उस दिन हुआ है, इस केस में इंडिया के बाहर हुआ है,
तो इस केस में आपके फादर या मदर होंगे चलेगा, लेकिन इसके साथ एक अंडरटेकिंग देनी होगी कि जो आपका सन है या डॉटर है उसके पास किसी और कंट्री का पासपोर्ट नहीं है। लेट से अगर अमेरिका में उनका जन्म हुआ है, तो आपको पता होगा अमेरिका में क्या होता है, अमेरिका में आपका जन्म हुआ, आपको लॉ ऑफ सॉइल के अंतर्गत यानी जस्ट सोली के अंतर्गत, लॉ ऑफ सॉइल के अंतर्गत आपको वहाँ का सिटीजन मिल जाएगा यानी सिटीजनशिप मिल जाएगी। तो आपको उसे पहले कैंसिल कराना होगा, यानी आपको ये वैलिडेट कराना होगा, एक अंडरटेकिंग देना होगा कि जो सन जिसका आपका जन्म हुआ या डॉटर, उनका पासपोर्ट नहीं है दूसरे देश का, और साथ साथ उनका जन्म होने के 1 साल के अंदर वहाँ के जो कॉन्सुलेट होगा, इंडियन कॉन्सुलेट, वहां पर जाकर रजिस्टर करवाना होगा। ठीक है, अब आती है तीसरी, जो मैं एक्विजिशन की बात कर रहा था या एक्वायर की बात कर रहा था या इनकॉर्पोरेशन की बात कर रहा था। तीसरा बहुत ही ये, दिस इज अ वेरी इजी वन, इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटरी। इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटरी। अब इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटरी क्या है, बहुत ही सिंपल। अगर इंडिया किसी भी न्यू टेरिटरी को एक्वायर कर लेता है तो उसके जितने भी सिटीजन होंगे उन्हें इंडियन सिटीजनशिप डायरेक्ट मिल जाएगी, उसके लिए कोई भी प्रोसीजर ऐसा नहीं है। यानी लेट से कभी इन फ्यूचर मान लेते हैं भूटान है, तो भूटान इंडिया का पार्ट हो जाता है, तो उस केस में भूटान के जितने भी लोग होंगे वो इंडियन सिटीजन बन जाएंगे। ठीक है, ये जो तीनों हम लोगों ने डिस्कस किया, बाय बर्थ, बाय डिसेंट और बाय एक्विजिशन, इनकॉर्पोरेशन, जो भी आप कह सकते हैं, ये तीनों को हम कहते हैं नेचुरल बॉर्न सिटीजन। नेचुरल बॉर्न सिटीजन। लेकिन अगर इन सभी ऊपर जितने भी कंडीशन थे अगर आप उनको फुलफिल नहीं करते हैं, आप अमेरिकन हैं, आपके फादर अमेरिकन है, मदर अमेरिकन है, फिर भी आप इंडियन सिटीजनशिप लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं। उस केस में आपके पास कंडीशन है, उसे हम कहते हैं रजिस्ट्रेशन। रजिस्ट्रेशन के लिए एक पहले तो सिंपल कंडीशन है जो आप फुलफिल करने चाहिए। अगर आप रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई कर रहे हैं यानी आप उसके एप्लीकेंट हैं, तो उसके लिए 3 कंडीशंस हैं, ये तीनों में से कोई एक होने चाहिए। आप पहले तो किसी भी कॉमनवेल्थ नेशन के सिटीजन होने चाहिए। अब आपको पता होगा कॉमनवेल्थ कौन है, जो भी ब्रिटिशर्स के कॉलोनीज थे, आप एक बार देख सकते हैं इसे। या आप ये नहीं है, कोई भी अगर आप फॉरेनर हैं लेकिन इंडियन के साथ आपने इंडियन सिटीजन के साथ मैरी किया है, या फिर आप किसी माइनर चाइल्ड हैं किसी इंडियन पेरेंट्स के। ये कैसा कॉन्सेप्ट है इंडियन पेरेंट्स के, मान लेते हैं आप इंडियन पेरेंट के चिल्ड्रन हैं, आपका जन्म लेट से अमेरिका में हुआ, उस समय आपको अमेरिका का सिटीजन बना दिया गया, उस समय आपके फादर या मदर ने इंडियन सिटीजनशिप नहीं दिलाई। आफ्टर 18+ जब आप हो जाते हैं तो आपके पास ये चांस है कि आप इंडियन सिटीजनशिप ले सकते हैं। इस केस में आपको क्या करना होता है, आपको 7 इयर्स आके इंडिया में रिसाइड करना होता है। लेकिन ये 7 इयर्स कैसे, लेट से आप किसी भी दिन अप्लाई कर रहे हैं, 2022 में आप अप्लाई कर रहे हैं, तो उससे 1 साल पहले यानी पूरा 2021 जो है वो 1 साल, जिस दिन आप अप्लाई कर रहे हैं उससे 1 साल पहले आपको कंटिन्यूअसली भारत में रहने की जरूरत है। और इस 1 साल से पहले जो 8 इयर्स होंगे, उस 8 साल में आप 6 साल रह सकते हैं, मतलब टुकड़े टुकड़े में एक सम जो है वो 6 साल होना चाहिए। यानी कि टोटल यानी 9 इयर्स, अगर लास्ट 9 इयर्स का हम देखें तो टोटल जो 9 ईयर है उसमें आपको 7 ईयर रहने हैं, जिसमें लास्ट जिस दिन आप अप्लाई कर रहे हैं उससे 1 साल पहले आपको कंटिन्यूअसली 1 साल रहने की जरूरत है, और उसके पीछे के 8 साल में आप 6 साल रह सकते हैं। कभी टुकड़े टुकड़े में 2 मंथ रहा फिर चले गए, फिर 2 मंथ रहा फिर चले आए, इस टाइप से अगर आप रहते हैं तो इस केस में आप रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। एक लास्ट हमारा आ जाता है, वो लास्ट हमारा है नेचुरलाइजेशन। अब हमें समझना होगा नेचुरलाइजेशन का कैसे। अगर मान लेते हैं आप ऊपर से फुलफिल नहीं करते हैं किसी भी कंडीशन को, तो भी आप इंडियन सिटीजन बन सकते हैं। किस प्रकार से आप बन सकते हैं, तो इस केस में सिर्फ आपको जो रिसाइड करना होगा वो रिसाइड करना होता है 12 ईयर्स। 11 ईयर्स तो स्पैन है, दैट इज स्पैन। 12 ईयर्स आपको जो है वो 12 ईयर यहाँ क्या करना होता है, रिसाइड करना होता है, जिसमें कि अगर हम बात करें तो 1 ईयर आपको फिर से सेम कंटिन्यूअसली, जब आप अप्लाई कर रहे हैं तो उससे 1 साल पहले आपको कंटिन्यूअसली रहना होगा, और 1 ईयर आपको रहना होगा, और उसके पहले के 14 साल 14 ईयर में से आपको सिर्फ 11 साल रहने होंगे। यानी उसका सम जो होना चाहिए वो 11
साल होना चाहिए, यानी 11 + 1 12 ईयर आप अगर रिसाइड करते हैं तो इस केस में हो जाता है। अब बात आती है यहाँ पर लॉस ऑफ इंडियन सिटीजन। ये तो हम लोगों ने बातें की कि किस तरह से आपको मिल सकता है, अब किस तरह से आप इंडियन सिटीजनशिप खो भी सकते हैं। कौन कौन से ऐसे हैं जिन कंडीशन में जो है वो आप इंडियन सिटीजनशिप को आप क्या कर सकते हैं, खो सकते हैं, उसे हम लोग यहाँ डिस्कस करेंगे। देखिए ये सारी चीजें जो हैं वो इंडियन सिटीजनशिप एक्ट 1955 में दिया है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में आपको ये नहीं मिलता है, ठीक है। तो जो पहला हो जाता है वो है सर रिनंसिएशन। रिनंसिएशन, ठीक है। रिनंसिएशन बहुत ही सिंपल है। रिनंसिएशन एक वॉलेंटरी एक्ट होता है, यानी आप मान लेते हैं इंडिया का सिटीजन नहीं रहना चाहते हैं, आप दूसरे कंट्री का लेना चाहते हैं, आप वॉलेंटरली आप छोड़ रहे हैं इंडियन सिटीजनशिप, तो ठीक है आप छोड़ सकते हैं, ये वॉलेंटरी एक्ट है। अब नहीं रहना चाहते हैं, आप रिनाउंस कर रहे हैं इंडियन सिटीजनशिप, तो रिनाउंस कर सकते हैं, बस कंडीशन यहाँ पर ये होता है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास राइट होती है कि वो इसे एक्सेप्ट कर सकता है या नहीं भी एक्सेप्ट कर सकता है। दैट टोटली डिपेंड्स अपॉन दी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। अब ये केस क्यों बनता है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्सेप्ट की जगह रिजेक्ट भी कर सकती है। इस केस में इस तरह से होता है कि मान लेते हैं लेट से आप क्रिमिनल हैं, आपने इंडियन सिटीजनशिप, आप यहाँ से इंडिया से चले गए हैं और उसके बाद आप इंडियन सिटीजनशिप छोड़ना चाहते हैं, बिकॉज एक बार इंडियन सिटीजनशिप आपने छोड़ दिया तो फिर इंडिया की जो कोर्ट है, इंडियन जुडिशरी सिस्टम है, इंडियन पुलिस सिस्टम है, वो आपको किसी भी तरह से क्रिमिनलाइज नहीं कर सकती है, तो आप छोड़ना चाहेंगे, रिनाउंस करना चाहेंगे, बट जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है वो एक्सेप्ट नहीं करेगी। ये सारे केसेस होते हैं, तो इस कारण से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसे रिजेक्ट कर सकती है या एक्सेप्ट कर सकती है, दैट टोटली डिपेंड्स अपॉन दी। इसके बाद एक आ जाता है टर्मिनेशन। टर्मिनेशन इज अ वेरी इजी वन। टर्मिनेशन बहुत ही आसान है। टर्मिनेशन का मतलब सिंपल सा यही होता है कि अगर पता चल जाता है इंडिया को कि दैट आपने किसी दूसरे कंट्री का इंडियन सिटीजन उस कंट्री का सिटीजनशिप ले रखा है, तो आपको वहां पर इंडियन सिटीजनशिप से टर्मिनेट कर दिया जाएगा। रीजन है इंडिया में सिर्फ सिंगल सिटीजनशिप वैलिड है। आप अगर इंडियन सिटीजनशिप लेना चाहते हैं तो आपको सिर्फ इंडिया का ही सिटीजनशिप लेना होगा, आप दूसरे कंट्री का यानी ड्यूल किसी भी तरह से अलाउ नहीं है। तो यानी कि अगर आप दूसरे कंट्री का लेते हैं तो आप उसे जल्द ही छोड़ दें, अदर देन दैट इंडिया की सिटीजनशिप से आप क्या कर दिए जाएंगे, टर्मिनेट कर दिए जाएंगे। इसके बाद जो थर्ड एंड लास्ट आ जाता है वो आ जाता है आपके सामने डेप्रीविएशन। डेप्रीविएशन का मतलब होता है डिप्राइव कराना, यानी लेट से अगर पता चल जाता है कि आपने रजिस्ट्रेशन करवाया था, आपने नेचुरलाइजेशन करवाया था, या फिर इसके अलावा ही आपने बाय डिसेंट ही, जो लास्ट कंडीशन है बाय डिसेंट, उसमें अंडरटेकिंग दिया था वो गलत था, या किसी भी तरह का आपके जो भी डॉक्यूमेंट्स उस समय जब आप सिटीजनशिप ले रहे थे तो उस समय जो भी डॉक्यूमेंट्स आपने दिए थे वो डॉक्यूमेंट्स क्या थे, फॉल्स थे। तो अगर वो फॉल्स थे तो उस कारण से आपकी इंडियन सिटीजनशिप डिप्राइव कर दी जाएगी। इसके अलावा भी अगर मान लेते हैं इंडिया वॉर में है, तो हम वॉर में हैं, तो हम लोगों का जिसके साथ वॉर हो रहा है वो एनिमी कंट्री हो गई, तो आप उस एनिमी कंट्री के साथ इलीगल ट्रेड कर रहे हैं या फिर आप इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के प्रति डिसरेस्पेक्ट शो कर रहे हैं, इस तरह से अगर आप चीज़ें करते हैं तो आप डेफिनेटली इंडियन सिटीजनशिप से डिप्राइव कर दिए जा सकते हैं। तो ये सारे कंडीशंस थे जिसके तहत अगर आप देखेंगे तो इंडियन सिटीजनशिप से आपको डिप्राइव कर दिया जा सकता है। तो ओवरऑल हम लोगों ने डिस्कस किया इंडियन सिटीजनशिप के बारे में, जहाँ पे हम लोगों ने बेसिक चीज़ों को डिस्कस किया। अब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में क्या क्या दिया है, क्या आर्टिकल 5 है, क्या 6 है, 7 है, ये सारी चीज़ें हम अपने नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे। यहाँ पर जो बेसिक कॉन्सेप्चुअल पार्ट था वो हम लोगों ने डिस्कस किया। इसके अलावा जो 2019 वाला कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट था उसके बारे में भी हम लोग डिस्कस करेंगे बहुत ही ज़्यादा डिटेल से। तो इंडियन सिटीजनशिप को हम लोगों ने इस पार्ट में इसके कॉन्सेप्चुअल एस्पेक्ट्स को हम लोगों ने डिस्कस किया कि किस तरह से आप जो है इंडियन सिटीजनशिप को एक्वायर कर सकते हैं और किस तरह से आपका ये टर्मिनेट हो सकता है। और जहां हम लोगों ने बातें की कि इंडियन सिटीजनशिप एक्ट 1955 में ये सारी चीज़ें दी गई हैं, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में इस तरह के जिक्र नहीं मिलता, बिकॉज इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पार्लियामेंट को वो पावर प्रोवाइड कर देता है आर्टिकल नंबर 11 के अंतर्गत कि आप इन चीज़ों को, आपके पास ये पावर है, ऑथोरिटी है कि आप लॉज बना सकते हैं इंडियन सिटीजनशिप के रिगार्डिंग। तो इस तरह से हम लोग आगे भी ये सारे लेक्चर्स जारी रखेंगे। उम्मीद करता हूँ ये लेक्चर्स आप लोग के लिए यूजफुल हो रहे हैं। आप टेलीग्राम चैनल दैट इज़ ASIAS को आप ज्वाइन कर सकते हैं। डिफेंस की अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप AS डिफेंस एग्ज़ाम्स को ज्वाइन कर सकते हैं, ये दोनों ही हैं। अदर देन दैट जो इस चैनल का ऑफिशियल है वो है incredible_अभिषेक।
तो ये सारे चैनल्स को आप ज्वाइन कर सकते हैं फॉर पीडीएफ पर्पस। एक बार जो पूरा पॉलिटी कंप्लीट हो जाएगा हम आपको कंपाइल करके एक बुकलेट का फॉर्मेट में प्रोवाइड करवा देंगे, ठीक है। तो इसी तरह के आगे भी लेक्चर्स आपको मिलते रहेंगे। सो उम्मीद करता हूँ ये लेक्चर्स आपके लिए यूजफुल रह रहे हैं, ठीक है। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे फ्रेंड्स।